सो हेलो एवरीवन, आज से हम लोग शुरू करने वाले एस वाई बी कॉम का बिजनेस इकोनॉमिक्स का जो हमारा फर्स्ट मॉड्यूल है उसका फर्स्ट चैप्टर आज हम लोग लेने वाले जो है इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब देखो इस लेक्चर बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हमको काफ़ी सारी चीज़ें पढ़नी है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, इसकी एनालिसिस कैसे की जाती है। तो ऐसे काफ़ी सारे कंसेप्ट है इसके अंदर मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। तो आज से हम लोग इसको लेने वाले हैं जिसका आज फर्स्ट लेक्चर है हमारा, जिसके अंदर आज हम लोग देखेंगे मीनिंग एंड स्कूल ऑफ थॉट्स के बारे में कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के कौन से स्कूल ऑफ थॉट्स होते हैं और बेसिकली स्कूल ऑफ थॉट पहले बात क्या होता है उसके बारे में भी जानेंगे। तो ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में देखने वाले। सो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। देन देखो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। नाउ अब मैक्रो इकोनॉमिक्स के मीनिंग के बारे में देख लेते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है क्या। उसके बाद ये भी देखेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स को रियल लाइफ में इस्तेमाल किया कहा जाता है। ठीक है, तो देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है, पहले माइक्रो और मैक्रो के बारे में जान लो। देखो माइक्रो का मतलब होता है जब हम किसी एक कोई कंपनी है, मान लो जैसे मान लो कोई भी एक कंपनी है जो कोई प्रोडक्शन करती है। ठीक है, तो जब हम उसकी स्टडी करते हैं कि भाई ये जो कंपनी है ये कितना प्रोड्यूस करती है या फिर कितना इसका सप्लाई है मार्केट के अंदर, कितने रुपए में अपना प्रोडक्ट बेचती है, या फिर कोई एरिया है, जब हम किसी छोटी सी एरिया या फिर कोई छोटा सा एक मतलब एक अकेले आदमी की जब हम स्टडी करते हैं तो उसे हम बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक। या मतलब कोई अकेला आदमी उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो उसे माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी बोला जाता है। लेकिन जब हम ऐसे ही बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके उनकी स्टडी करते हैं, यानी कि बहुत सारी कंपनी, अब देखो इंडिया है, अब इंडिया के अंदर ऐसी बहुत सारी कंपनी है। ठीक है, बहुत सारी इंडिया के अंदर कंपनी है, और अगर हम सबकी स्टडी करते हैं कि पूरी इंडिया में कितना प्रोडक्शन होता है जो अलग अलग कंपनीज करती है, तो वो जो स्टडी होती है उसे हम मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी बोलते हैं। जब हम किसी एक को स्टडी नहीं करते, सबको मिलाकर इकट्ठे की स्टडी करते, एग्रीगेट स्टडी करते, तो उसे हम मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस या फिर स्टडी कहा जाता है। ठीक है, अब देखो इसकी इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है। जैसे कि देखो 2017 में क्या हुआ था कि जो वर्ल्ड बैंक था उसने एक फोरकास्ट किया था, मतलब बेसिकली प्रिडिक्ट किया था कि इंडिया जो है वो 2018 तक 75% जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा, ग्रोथ हो जाएगी उसकी इकोनॉमी के लिए, मतलब इकोनॉमी के मामले में 7.5% उसकी ग्रोथ हो जाएगी। अब ऐसा उसने क्यों कहा था, तो उसने काफ़ी सारी चीज़ें देखी थी कि नोटबंदी भी पहले के टाइम पे हुई थी लेकिन अब थोड़ा बहुत ठीक ठाक हो गया है। उसके बाद ये भी देखा कि जीएसटी भी अब आ चुका है। तो ये सही चीज़ों को देखने के बाद कि हाँ जीएसटी अगर अच्छी तरह से कलेक्ट कर पाते हैं गवर्नमेंट, अच्छी तरीके से टैक्स मिल पाता है गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट मतलब बेसिकली इंडिया जो है वो 7.5% ग्रोथ जो है उसकी हो जाएगी। ठीक है, तो काफ़ी सारे फैक्टर्स को देखने के बाद जो वर्ल्ड बैंक था, मतलब काफ़ी सारी रिपोर्ट्स देखी थी साउथ एशियन नेशन की जो रिपोर्ट थी, ऐसी काफ़ी सारी रिपोर्ट्स देखने के बाद उसने ये बताया कि मतलब इंडिया जो है वो 7.5% जो है वो ग्रो हो जाएगा इकोनॉमिक के मामले में। तो अब ये किस तरह से बताया गया, तो ये स्टडी की गई कि पूरी कंट्री के अंदर किस तरह के चीज़ें हो रही है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, जीडीपी कितनी है, और बाकी मतलब कितने असेट्स है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितनी एम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट, कितने लोग काम करते हैं, कितना इन्वेस्टमेंट है। सारी चीज़ों को देखने के बाद जाकर उन्होंने मतलब बताया कि हाँ आने वाले कुछ सालों में ये जो इंडिया है यहाँ पर 7.5% जो ग्रोथ है वो हो जाएगी। तो ये जो एनालिसिस उन लोगों ने की थी कि पूरी कंट्री की ग्रोथ इतनी हो जाएगी, तो इसी को हम मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी, इसी के अंदर मतलब मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी के अंदर ही इस तरह की हम स्टडी करते हैं कि पूरी जो कंट्री है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कितना है, आने वाले समय में कितना हो जाएगा, ये सारी चीज़ों की हम स्टडी करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। एंड देखो यहाँ पे पॉइंट में क्या लिखा हुआ है कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज द इकोनॉमी एज अ होल एंड एनालिसिस इट्स फंक्शनिंग। इट डील विद द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट्स सच एज नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट लेवल, जनरल प्राइस लेवल, investment level and balance of payment. These aggregate are the result of activity in different sectors of the economy and they perform collective behavior pattern of decision makers such as consumer, government, firm and industries. अब देखो इसका मतलब क्या है कि देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग काफ़ी सारी चीज़ों की स्टडी करते हैं। अब जैसे ये एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे मान लो कोई कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी है जो 1 लाख रुपए कमाती है, दूसरी कंपनी 2 लाख रुपए कमाती है। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी इंडिया के अंदर कंपनी है जो अलग अलग इनकम जनरेट करती है, अलग अलग कमाती है। ठीक है, मतलब कोई कम कमाता है, कोई ज़्यादा कमाता है। अब इन सारी जो इनकम, इन जितने भी अलग अलग कंपनी है, इन इनकम्स को अगर हम लोग मतलब बेसिकली टोटल कर देते हैं, सबको प्लस कर देते हैं, अगर सबको मिला देते हैं, तो उसके बाद हमें मिलता है नेशनल इनकम कि पूरी कंट्री जो है वो इतने रुपए कमा रही है। मान लो कि जैसे कि अगर 10 कंपनी है और सब 1-1 लाख रुपए कमा रही है, तो टोटल अगर देखोगे तो 10 लाख हो जाएगा। नेशनल इनकम जो है वो 10 लाख रुपए है कि 10 लाख रुपया जो है वो इंडिया जो है वो कमा रहा है उतना।
तो इस तरह से मतलब बेसिकली हम मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी करते हैं कि हम छोटे छोटे जो मतलब रहते हैं, जो छोटे छोटे सेक्टर्स होते हैं, अलग अलग सेक्टर्स, उन सबको हम टोटल कर देते हैं और उसके बाद हम अपना जो स्टडी है वो करते हैं कि मतलब टोटल करने के बाद जो भी आता है कि नेशनल इनकम निकालना है, तो ऐसे छोटे छोटे कंपनीज़ की जो इनकम है उसको टोटल कर देते हैं, हमें नेशनल इनकम मिल जाती है। अगर हमको ये जानना है कि जनरल प्राइस लेवल कितना है, कि मतलब इंडिया के अंदर मान लो जैसे गेहूँ है, चावल है, तो कितने रुपए में मिलता है, मतलब एवरेज दाम कितना है, एवरेज निकालना है हमको। तो हम लोग ये देखते हैं कि जितने भी अलग अलग कंपनी है या फिर अलग अलग जगह है वहाँ पर कितने रुपए में मिल रहा है, फिर उसका टोटल करके उसको डिवाइड कर देंगे हम लोग और उसके बाद उसको एवरेज निकाल देते हैं। तो ऐसे अलग अलग चीज़ें करके हम अपना पूरी कंट्री के बारे में जान लेते हैं कि हमारी कंट्री के अंदर नेशनल इनकम कितनी जनरेट हो रही है, हमारी कंपनी के मतलब हमारी कंट्री के अंदर कितना एम्प्लॉयमेंट रेट है, कितना अनएम्प्लॉयमेंट है। ये सारी चीज़ें हम समझ पाते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी में। ठीक है, कि मतलब पूरी कंट्री के अंदर किस तरह का हाल चाल चल रहा है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, कि मतलब कंपनी मतलब पूरी कंट्री जो है वो अच्छी खासी ऊपर जा रही है, कंट्री जो है उसकी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक ठाक है या फिर नहीं है। तो इसके बारे में हम इसकी मदद से जानते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो एग्रीगेट है कि मतलब टोटल हमको पता चलता है वो किसकी मदद से पता चलता है, तो ये हमें पता चलता है जो छोटे छोटे, अब जैसे नेशनल इनकम ही है, तो अगर हम नेशनल इनकम निकालना चाहते हैं, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी करना चाहते हैं कि मतलब पूरी कंट्री के अंदर कितनी इनकम जनरेट होती है जानना चाहते हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग जो छोटे छोटे अलग अलग कंपनी है उनकी स्टडी करते हैं, मतलब अलग अलग जो सेक्टर के जो कंपनी है वो देखते हैं कि उन लोग कितना रुपया कमा रहे हैं, सबकी इनकम को फिर प्लस कर देते हैं, उसके बाद हमको मिल जाता है हमारा नेशनल इनकम। तो इस तरह से मतलब हम छोटे छोटे जो अलग अलग सेक्टर्स होते हैं उनकी मदद से हम अपना जो उनको एग्रीगेट करके मतलब सबको प्लस करके हम अपना मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी कर देते हैं कि जो भी हम निकालना चाहते हैं पूरी कंट्री की इन्फॉर्मेशन वो निकाल पाते हैं, कि मतलब उनका बिहेवियर पैटर्न किस तरह से, कंज्यूमर के बारे में जान लेते हैं, कंज्यूमर कितना कमा रहा है, कितना खर्च कर रहा है, इसके बारे में समझ लेते हैं, गवर्नमेंट किस तरह से डिसीजन ले रही है, कौन से प्रोडक्ट के लिए अलो कर रही है, ये सारी चीज़ें, कौन सी कंपनी क्या प्रोडक्ट बना रही है, कितना सप्लाई कर रही है, कितनी इनकम जनरेट कर रही है, ऐसे अलग अलग इंडस्ट्री और फॉर्म्स के बारे में समझकर हम ये पूरा हमारा जो एनालिसिस है माइक्रो इकोनॉमिक का वो कर पाते हैं। ठीक है, तो इसी को माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी बोलते हैं, जब हम पूरी कंट्री की स्टडी करते हैं, ना कि किसी एक इकलौते आदमी की स्टडी या फिर किसी एक कंपनी की स्टडी करते हैं। ठीक है, जब हम एक कंपनी की स्टडी करते हैं तो उसे माइक्रो इकोनॉमिक कहा जाता है, लेकिन जब हम पूरी कंट्री की स्टडी करते हैं कि पूरी कंट्री के अंदर मतलब जैसे एम्प्लॉयमेंट रेट कितना है, कि पूरी कंट्री में कितने लोग जो है वो एम्प्लॉयड है और कितने अनएम्प्लॉयड है, तो उसे हम मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी बोलते हैं। ये पूरी कंट्री की हम एज अ होल स्टडी कर रहे हैं कि पूरी कंट्री में अभी कैसा हालचाल चल रहा है इकोनॉमिक्स का। ठीक है, देखो यहाँ पर एक डेफिनेशन दी गई है मैक्रो इकोनॉमिक्स की, जो आपको मे भी पेपर में लिखना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये लिख देते हो तो थोड़ा कंटेंट ज़्यादा हो जाता है और पेपर वाले जो पेपर चेक करता है उसको भी अच्छा लगता है कि मतलब क्या कि आपको डेफिनेशन सारी चीज़ें याद है। तो डेफिनेशन थोड़ा याद करने की कोशिश कर लेना इसका। तो देखो क्या लिखा है डेफिनेशन के अंदर कि मैक्रो इकोनॉमी इज द पार्ट ऑफ इकोनॉमी विच स्टडीज द ओवरऑल एवरेज एंड एग्रीगेट ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम। इट डज नॉट डील विद द इंडिविजुअल इनकम बट विद द नेशनल इनकम, नॉट विद द इंडिविजुअल प्राइस बट विद द जनरल प्राइस लेवल, नॉट विद द इंडिविजुअल आउटपुट बट विद द जनरल नेशनल आउटपुट। अब देखो इसका मतलब क्या है कि देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है ये वो पार्ट है इकोनॉमिक्स का जो स्टडी करता है कि मतलब पूरी कंट्री के अंदर ओवरऑल कितनी इनकम जनरेट हो रही है। मतलब बेसिकली इसका ये काम रहता है कि पूरी कंट्री की स्टडी करना, ना कि किसी एक कंपनी की स्टडी करना कि ये कंपनी कितना कमा रहा है, उसके पीछे नहीं पड़ता है कि कोई कंपनी है तो वो कितना इनकम जनरेट कर रहा है। वो ये देखता है मैक्रो इकोनॉमिक्स कि पूरी कंट्री कितना इनकम जनरेट करे, कि जितने भी अलग अलग जो कंपनी है उन सबको प्लस करके मतलब पूरी कंट्री कितना इनकम जनरेट करी उसकी स्टडी करता है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ये भी देखा जाता है कि देखो अगर इंडिविजुअल का अगर अलग अलग प्राइस देखोगे तो देखो किसी एरिया में अगर आपके इधर देखोगे तो आपके इधर वड़ा पाव अलग दाम का होगा और मुंबई में जाओगे तो ज़्यादा महंगा रहेगा। तो अलग अलग जगह पे प्रोडक्ट की प्राइस अलग अलग रहती है। लेकिन हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या करते हैं, हम एवरेज निकाल देते हैं कि एवरेज कितना प्राइस है पूरी कंट्री के अंदर। तो देखोगे तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ये चीज़ की हम स्टडी ही नहीं करते कि किसी इंडिविजुअल का मतलब ये कोई कंपनी है तो ये अपने प्रोडक्ट की प्राइस कितनी रख रही है या फिर ये कितना प्रोडक्शन कर रही है या फिर ये कितना इनकम जनरेट कर रही है। वो ये देखती है कि पूरी कंट्री जो है वो क्या कर रही है। ठीक है, कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन किस तरह से चल रही है, इस मतलब कंपनी के अंदर एम्प्लॉयमेंट कितना है। तो ये सारी चीज़ों की स्टडी करता है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो ये इनकी डेफिनेशन है जो आपको पेपर में लिखनी पड़ सकती है, तो इसलिए याद रख लेना डेफिनेशन को। और एंड अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। नाउ देखो अब स्कूल ऑफ थॉट क्या होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो देखो इस आपने सुना भी होगा बहुत बार कि क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट, न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट। तो देखो इसका मतलब क्या होता है कि देखो
कोई भी कंट्री रहता है तो उसकी इकोनॉमी को चलाने के लिए, मतलब उसकी इकोनॉमिक अच्छी तरीके से ग्रो हो, उसकी जीडीपी बढ़े, नेशनल इनकम बढ़े, तो उसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं इकोनॉमिक मॉडल्स, जिसको आप इकोनॉमिक थ्योरी भी बोल सकते हो। तो देखो इकोनॉमिक्स थ्योरी कौन बनाता है? इकोनॉमिक थ्योरी बनाते हैं इकोनॉमिस्ट, ठीक है, जो मतलब इकोनॉमिस्ट होते हैं, जो वो सारी चीज़ों को स्टडी करते हैं। तो कुछ लोग होते हैं जो किसी एक थ्योरी को मानते हैं, मतलब ग्रुप होता है कि हाँ ये जो थ्योरी है इस हिसाब से हमारी इकोनॉमी अच्छी तरह से ग्रो होगी। तो कुछ लोग होते हैं जो किसी एक थ्योरी को मानते हैं, तो कुछ लोग होते हैं जो दूसरी किसी थ्योरी को मानते हैं और पहली वाली को नहीं मानते, कि बोलते नहीं ये थ्योरी तो गलत है। तो ऐसे जो अलग अलग ग्रुप होता है लोगों का, जो किसी एक थ्योरी को मानता है, कि कोई एक ग्रुप है मान लो, जो किसी मानता है कि हमारे कंट्री के अंदर इकोनॉमी जो है वो इस हिसाब से चलनी चाहिए, तो वो जो ग्रुप होता है उनका, उसे हम स्कूल ऑफ थॉट बोलते हैं, कि ये जो लोग हैं वो एक विचार के लोग हैं जिनका मानना है कि इस तरह से इकोनॉमी चलनी चाहिए, ठीक है, तो उसी को स्कूल ऑफ थॉट बोलते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक में भी यही होता है कि मतलब क्या होता है कि पहले के टाइम से लेकर अभी तक काफ़ी बार जो मॉडल्स है इकोनॉमिक्स के, मतलब बेसिकली अलग अलग थ्योरी इस्तेमाल किए गए हैं, मतलब कि कंट्री को किस तरह से चलना चाहिए। तो इसके वजह से ही हमने जो बेसिकली जो स्कूल ऑफ थॉट है वो हर बार चेंज आपको दिखता है। क्लासिकल का भी दिखता है कि क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट, तो कभी नियो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट आप पढ़ते हो। अब देखो ये जो स्कूल ऑफ थॉट है, आप इसे ये भी कह सकते हो कि मतलब जो इकोनॉमिक मॉडल्स रहते हैं, थेरीज रहते हैं, जो लोग रहते हैं, ग्रुप रहता है जो मानता है कि इसी थेरी के हिसाब से चलना चाहिए हमारा, मतलब बहुत सारे इकोनॉमिस्ट है जो ये मानते हैं कि मतलब हमारी ये थेरी और इसी हिसाब से हमारी कंट्री को चलना चाहिए ताकि इसकी इकोनॉमिक ग्रो हो। तो उसी को हम स्कूल ऑफ थॉट बोलते हैं, कि मतलब उनके ग्रुप का, कि एक ही विचार के सब लोग हैं, ठीक है। तो ऐसे 3 मेजर ग्रुप मतलब स्कूल ऑफ थॉट थे जो टाइम टाइम पे इस्तेमाल किए गए थे हमारी कंट्री के अंदर, मतलब अलग अलग देशों के अंदर देखोगे तो मतलब टाइम टाइम पे इस्तेमाल किए गए हैं ऐसे स्कूल ऑफ थॉट। अब देखो सबसे पहला जो स्कूल ऑफ थॉट है वो है क्लासिकल मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब देखो क्लासिकल मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? तो देखो ये जो क्लासिकल मैक्रो इकोनॉमिक है इसका मतलब होता है बेसिकली ये वो थ्योरी है जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट मानते थे। मतलब क्लासिकल इकोनॉमिस्ट आप उन्हें कह सकते हो जो स्टार्टिंग के इकोनॉमिस्ट है, जिनका ग्रुप था बेसिकली स्टार्टिंग एडम स्मिथ ने की थी। तो एडम स्मिथ के जितने भी फॉलोअर्स थे, ठीक है, जो उनकी जो थ्योरी है उनको फॉलो करते थे कि हाँ भाई सही बात है, ये सही कहते हैं, इनकी थ्योरी सही कहती है। तो वो जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है ये मानते थे कि देखो हमारा जो मार्केट है, मार्केट का यहाँ पे मतलब ये नहीं कि कोई सब्जी मंडी है, मार्केट का मतलब हमारी जो इकोनॉमी है कंट्री की उसकी बात चल रही है यहाँ पर। तो देखो हमारा जो मार्केट है यानी हमारी जो इकोनॉमी है उसके अंदर जितने भी सिचुएशंस आते हैं वो अप एंड डाउन आता है, तो मार्केट अपने आप ही सारी चीज़ें ठीक कर लेता है, वहाँ पर आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट है, ठीक है। तो मतलब क्या है देखो कि ये जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है इनका ये मानना था, इनका ये बिलीव था कि देखो हमारा जो मार्केट है जब उसे अकेला छोड़ दिया जाता है, यानी उसके अंदर कोई भी इंटरवेंशन नहीं रहता, यानी कोई भी उसमें टांग नहीं अड़ाता है अपना, और अगर मार्केट जो है उसे अकेला छोड़ दिया जाता है तो मार्केट काफ़ी अच्छी तरीके से काम करता है। मतलब क्या है देखो, अगर मान लो आपको ये जान, अब जैसे अगर ये देख ले एम्प्लॉयमेंट का ही देख लेते हैं, ठीक है। अब उनका ये मानना था कि देखो अगर किसी कंपनी कोई कंपनी खोला है, अब क्योंकि कंपनी खुल गई है तो वहाँ पर मान लो प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोडक्ट बेच रहा है, अब ज़्यादा सप्लाई करेगा और मान लो बहुत ज़्यादा उसके प्रोडक्ट बिकेंगे तो खुद ही अपनी प्रोडक्शन और बढ़ा देगा, और जैसे ही वो अपनी प्रोडक्शन बढ़ा देगा तो और लोगों को बुलाएगा और खुद ही एम्प्लॉयमेंट देना शुरू कर देगा। मतलब क्या, मार्केट जो है जैसे मार्केट में डिमांड ज़्यादा होने लग जाएगी, सप्लाई ज़्यादा होने लग जाएगी, तो वैसे ही एम्प्लॉयमेंट भी अपने आप ही बढ़ते जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर गवर्नमेंट का कोई रोल ही नहीं है, मतलब ये मानना था मतलब क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का, कि मतलब सही बात है कि हाँ ऐसा तो है कि अगर मान लो कोई कंपनी खोला है और अगर उसका प्रोडक्ट बिक रहा है तो वो और प्रोड्यूस करेगा और उस हिसाब से और एम्प्लॉयज़ लोगों को भी लाएगा और एम्प्लॉयमेंट भी देगा लोगों को। तो यहाँ तक सही था, ठीक है। तो बेसिकली ये जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है इनका यही मानना था कि जो गवर्नमेंट है उसका किसी भी तरह का मतलब इंटरवेंशन नहीं रहना चाहिए, यानी गवर्नमेंट जो है वो इकोनॉमिक्स में मतलब जो किसी भी हमारी जो देश की इकोनॉमी है उसके अंदर किसी भी तरह का टांग नहीं आना चाहिए। गवर्नमेंट अपना काम करे और देश की जो इकोनॉमी है वो अपने आप को बढ़ाती जाएगी, ठीक है। तो मतलब ये मानना था जिसको वो लेजिस फेयर कैपिटलिज्म बोलते थे। मतलब क्या कि जो प्राइवेट कंपनीज है या फिर और जो मतलब जितने भी बिजनेसेस है, इंडस्ट्रीज है, वो खुद ही अपने आप को ग्रो कर देगी। गवर्नमेंट का किसी भी तरह रोल नहीं है मदद करने का या फिर किसी भी तरह टांग अड़ाने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही सारी चीज़ें कर लेगी, उनका ये मानना रहता था। अब देखो उसी में से मतलब उन लोगों का एक लॉ भी था, मतलब जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे
उनका ये लॉ था कि देखो सप्लाई क्रिएट इट्स ओन डिमांड, मतलब क्या कि जो सप्लाई होता है वो अपना खुद का डिमांड क्रिएट कर देता है। मतलब क्या कि अगर आप सप्लाई करते हो, कोई भी प्रोडक्ट बेचने जाते हो तो लोग आपका प्रोडक्ट खरीद ही लेंगे। मतलब क्या, अगर आप सप्लाई करते हो तो उसकी डिमांड अपने आप बन जाती है। ये नहीं कि डिमांड पहले बन जाए फिर आप सप्लाई करो, आपको पहले सप्लाई करना होगा उसके बाद उसकी डिमांड बनेगी। ये उनका मानना रहता था, मतलब क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का। अब इसके वजह से देखो क्या हुआ। अब जैसे अमेरिका में ही हुआ था कि देखो 1920 से पहले, उससे पहले कि क्या होता था, लोग यही करते थे, मतलब सोचते थे, जैसे वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था तो उसके बाद का ही टाइम था कि लोग जो थे, जितने भी कंपनीज थी, उनका यही मानना था कि अगर हम जितनी सप्लाई करेंगे खुद ही उसकी डिमांड आ जाएगी। यानी ज़्यादा सप्लाई करो ज़्यादा डिमांड आएगी, मतलब ज़्यादा सामान हमारा बिक जाएगा और ज़्यादा हमारा कमाई होगा। और ज़्यादा कमाई का मतलब देखोगे तो बिजनेस जो है वो ग्रो होते जाएगा हमारा। तो उस टाइम पे क्या हुआ था अमेरिका में कि लोग जो थे, जितने भी कंपनीज थी, वो धड़ाधड़ प्रोडक्ट बनाते जा रही थी, ढेर सारा प्रोडक्ट बनाते जा रही, यानी सप्लाई बहुत ज़्यादा कर रही थी। अब इतनी ज़्यादा सप्लाई कर रही थी, लोग जो थे, अब देखो ज़्यादा भी सप्लाई होगी तो लोग जो थे उतना खरीद नहीं सकते, तो लोगों को उन्होंने उधार पे भी देना शुरू कर दिया कि आज पैसे दे, मतलब आज सामान ले लो कल पैसे दे देना हमारे, उधार पे भी सामान बेचना शुरू कर दिया। तो लोग जो थे वो भी धड़ धड़ खरीदते जा रहे थे। तो मतलब इस तरह का मतलब हो रहा था उस टाइम पे अमेरिका में। तो उसके बाद क्या होता देखो कि ये जो क्लासिकल मैक्रो इकोनॉमिक थी, यहाँ अब देखो यहाँ तक तो ठीक था कि मतलब ज़्यादा सप्लाई होगी तो ज़्यादा डिमांड होगी। लेकिन देखो फिर क्या हुआ था, जैसे कि आपने द ग्रेट डिप्रेशन के बारे में सुना ही होगा। ये मतलब क्या कि अमेरिका के अंदर 1929 में एक ग्रेट डिप्रेशन आया था। अब देखो ग्रेट डिप्रेशन का मतलब क्या था, तो देखो ग्रेट डिप्रेशन का मतलब था कि देखो अमेरिका की जो पूरी इकोनॉमी थी वो पूरी की पूरी बैठ गई थी, मतलब एकदम ख़राब सिचुएशन में पहुंच गई थी। वहाँ के लोग जो थे वो रास्ते पे आ गए थे, रोड पे आ गए थे, खाने के लिए पैसे नहीं थे, यहाँ तक कपड़े पहनने के पैसे नहीं थे। तो इतनी ख़राब सिचुएशन हो गई थी अमेरिका की 1929 में। तो वो क्यों हुई थी, तो क्लासिकल मैक्रो इकोनॉमिक की वजह से हुई थी, मतलब इस थेरी की वजह से ही हुई थी। अब कैसे हुई थी, तो देखो उस टाइम पे क्या होता था, देखो अभी अमेरिका जो था 1920 में अभी तुरंत ही का मतलब वर्ल्ड वॉर 1 जीता था। अब क्योंकि देखो मतलब अमेरिका जो था वो अभी अभी वर्ल्ड वॉर 1 जीता, यानी पूरी दुनिया में मतलब अभी जीत चुका है, वर्ल्ड वॉर 1 जीत लिया, जिसकी वजह से अमेरिका भी काफ़ी ज़्यादा खुश था। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा खुश था तो वहाँ के लोग भी काफ़ी ज़्यादा खुश थे, गवर्नमेंट से भी काफ़ी ज़्यादा खुश थी। तो गवर्नमेंट जो थी इतनी खुशी के मारे उसने क्या किया कि लोगों को ऑफ़र दे दिया कि चलिए हम आपको मतलब बाय नाउ और पे लेटर का ऑफ़र दे देते, कि मतलब क्या कि आज खरीद लीजिए और कल पैसे दे दीजिए। तो लोग जो थे वो भी धड़ धड़ खरीदने लग रहे थे। तो काफ़ी ज़्यादा जो अलग अलग कंपनीज थी उन लोग ज़्यादा ज़्यादा प्रोडक्ट बना रहे थे, लोग ज़्यादा ज़्यादा खरीद रहे थे, सोच रहे थे आज खरीद लेते कल पैसे दे देते। तो ऐसे अलग अलग कंपनी भी फिर नई नई आने लगी। फिर गवर्नमेंट जो थी उन्होंने अपने शेयर्स भी अलाउ करने लगे, जिसको हम गवर्नमेंट बॉन्ड्स बोलते हैं ना, तो उसको भी अलाउ करना शुरू कर दिया कि हमारे शेयर्स खरीद लीजिए। ठीक है, आपने शेयर मार्केट के बारे में सुना होगा, शेयर मार्केट। और देखोगे तो ये जो ग्रेट डिप्रेशन है ये पूरा का पूरा शेयर मार्केट के वजह से ही हुआ था। अब देखो क्या हुआ कि जो मतलब अलग अलग जो लोग थे, मतलब अलग अलग कंपनीज लोग खोल रहे थे, तो प्राइवेट जो कंपनी थी उन्होंने भी फिर अपने शेयर्स जो थे वो अलाउ करना शुरू कर दिया, मतलब शेयर मार्केट में अपना शेयर देना शुरू कर दिया। अब लोग जो थे मतलब बेसिकली 1920 से लेकर 1928 तक जो शेयर मार्केट था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से ग्रो हो रहा था और कंट्री की इकोनॉमी भी काफ़ी अच्छी ग्रो हो रही थी। इकोनॉमी मतलब अमेरिका की जो इकोनॉमी थी, अर्थव्यवस्था, वो काफ़ी अच्छी ग्रो हो रही थी, जीडीपी अच्छा आ रहा था क्योंकि प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा था, इनकम काफ़ी अच्छी आ रही थी। तो काफ़ी अच्छा चल रहा था अमेरिका का, अच्छे दिन चल रहे थे उस टाइम तक। ठीक है, लेकिन फिर क्या हुआ देखो 1929 में, जैसे ही 1929 आया, देखो 1928 तक काफ़ी अच्छा चल रहा था अमेरिका 10 साल तक। ठीक है, लेकिन जैसे ही 1929 आया उसके बाद आया द ग्रेट डिप्रेशन। उस टाइम पे बेसिकली क्या हुआ, तो लोग जो थे वो धड़ाधड़ अपने शेयर्स खरीदना शुरू कर दिए थे। बेसिकली अफवाह फैल गई थी कि जितने भी कंपनीज है वो बंद होने वाली या फिर उनकी जो सिचुएशन है वो ख़राब होने वाली है, जिसकी वजह से बेसिकली अफवाह फैल गई थी। तो लोग जो थे वो अपने शेयर्स जो थे वो खरीदना शुरू कर दे रहे थे, जिसकी वजह से काफ़ी सारी कंपनी जो थी वो बंद हो गई थी। बेसिकली देखोगे तो अमेरिका में 8000 कंपनी थी जो बंद पड़ गई उस ग्रेट डिप्रेशन के वजह से, 8000 कंपनी। तो ऐसे काफ़ी सारी कंपनी थी। अब बेसिकली ऐसा इसलिए हो रहा था कि देखो जैसे ही 1929 आया तो लोगों ने देखा कि जो शेयर मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा ही नीचे जाते जा रहा है और हर रोज़ नीचे जाते जा रहा है। और देखो शेयर मार्केट में होता क्या है कि जैसे ही अगर जो बार है बेसिकली मतलब जो शेयर मार्केट है, तो जैसे वो नीचे आते जाता है ना, लोग डरने लग जाते हैं, तो लोग अपना जितना शेयर है वो बेच देते हैं ये सोच के कि जितना मिल जाए उतना ही ठीक है। तो क्योंकि जो शेयर है वो नीचे जा रहा था पहले के टाइम पर, मतलब जब तक 1920 से लेकर 1928 तक देखोगे तो खाली ऊपर ही जा रहा था।
लेकिन जैसे ही 1928 से लेकर मतलब 1929 से लेकर आगे बढ़ते गया, दिन बढ़ते गए, तो देख रहे लोग कि ये जो शेयर है वो हर रोज़ धीरे नीचे ही नीचे जाते जा रहा है। तो इसलिए लोग डर के अपना जो शेयर है वो बेचते जा रहे थे ताकि मेरे पैसे जो है वो बच जाए। तो अब क्योंकि लोग अपने शेयर बेचते जा रहे थे, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट जो थी कंट्री की वो पूरी की पूरी कम होते जा रही थी। अब लोग जो थे उनको ये भी मतलब लग रहा था डर कि मतलब कंपनी जो बेसिकली जो जितने भी बैंक है पढ़ने वाले, अब बेसिकली ऐसा क्यों हो रहा था, तो देखो बैंक ने क्या ऑफर दिया था, मतलब गवर्नमेंट ने क्या ऑफर दिया था कि आज खरीद लो और कल पैसे दे देना, यानी कि बेसिकली देखो तो लोन पे ही दे रहे थे उन लोग। तो गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा लोन भी दिया था, यानी अलग अलग बैंक्स ने बहुत ज़्यादा लोन दिया था लोगों को। अब क्योंकि लोग जो थे बेसिकली क्योंकि वहाँ पर काफ़ी अभी ख़राब सिचुएशन चल रही थी, तो इस तरह किसके वजह से क्या हुआ देखो। अब क्योंकि देखो सबसे पहली बात यहाँ पे ये समझो कि जैसे ही स्टॉक मार्केट नीचे गिरा, लोगों ने अपने अपने स्टॉक खरीद लिए, तो बहुत सारी कंपनी बंद हो गई। अब बहुत सारी कंपनी मतलब क्या 8,000 कंपनी बंद हो गई थी। अब इतनी सारी कंपनी बंद होने की वजह से लोग जो थे वो बेरोजगार हो गए थे, यानी उनके पास काम धंधा नहीं था। अब लोगों के पास काम धंधा नहीं था, जिसके वजह से लोग जो थे वो अपना पैसा जिन्होंने बैंक में रखा था वो लोग अपना पैसा बैंक से निकाल रहे थे। अब क्योंकि देखो बैंक जो था उन्होंने काफ़ी सारे लोगों को लोन दिया था, जिन लोगों को मतलब जिनको ऑफर दिया गया था कि आप आज खरीद लीजिए कल पैसे दीजिए, तो उनको लोन ही ना दिया गया था। तो वो लोग लोन दे नहीं पा रहे थे क्योंकि उन लोग भी काम धंधा उनके पास भी नहीं था, वो भी अनएम्प्लॉयड हो चुके थे, तो वो लोन भर नहीं पा रहे थे। बैंक लोन दे नहीं पा मतलब पैसे दे नहीं पा रहा था जिनसे उन्होंने पैसे लिए हैं। ऊपर से जैसे ही लोगों को पता चला कि बैंक जो है अब वो फेल होने वाला है, यानी कि अब बैंक रप्ट होने वाला है बैंक हमारा, तो लोगों ने और मतलब लाइन लगा दिया कि मेरे पैसे वापस दो बैंक से, जिसकी वजह से और सिचुएशन ख़राब हो गई। और मतलब अमेरिका के जो बैंक थे वहाँ पर पैसे ही अब नहीं थे, मतलब लोगों मतलब करेंसी ही नहीं थी, कैश ही नहीं था, ना ही गोल्ड था, कुछ था ही नहीं, पैसा ही नहीं था बैंक के अंदर, जिसके वजह से जो पूरी करेंसी का जो फ्लो था मतलब कंट्री के अंदर जो मतलब पैसे का जो फ्लो है वो बहुत ज़्यादा बेकार हो गया था। तो कंट्री अमेरिका जो था मतलब वो इधर उधर ट्रांजेक्शन भी नहीं कर पा रहा था ढंग से। तो ऐसा सारी चीज़ें हुई थी। तो ये क्यों हुआ था? अब देखो ये सारी चीज़ें इसलिए हुई थी क्योंकि देखो वहाँ पर जो स्टॉक मार्केट हो रहा था चल रहा था, बेसिकली जो अमेरिका का जो स्टॉक मार्केट था वो इसके वजह से ख़राब चल रहा था क्योंकि देखो वहाँ पर गवर्नमेंट का किसी भी तरह का इंटरवेंशन नहीं था, यानी रोल नहीं था। क्योंकि देखो काफ़ी सारे लोग थे, अब जैसे मान लो मैंने 1 करोड़ का शेयर खरीदा है, ठीक है। अब अचानक से अगर मैं निकाल देता हूँ तो ग्राफ जो होगा मतलब जो शेयर मार्केट का जो ग्राफ रहता है वो काफ़ी ज़्यादा ही नीचे आ जाएगा अगर मैं अचानक से 1 करोड़ का शेयर निकाल दूँ, ठीक है। लेकिन अगर वहीं पे मान लो गवर्नमेंट भी रहता तो गवर्नमेंट लॉ बना देता नहीं आप इतना नहीं बेच सकते हो, लेकिन क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट था ही नहीं तो लोग अपनी मर्जी से जब चाहे तब निकाल दे रहे थे, बेच दे रहे थे, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई। तो ये माना जाता है कि अगर गवर्नमेंट जो है वहाँ पर अपना रोल दी रहती, यानी गवर्नमेंट भी वहाँ पर ध्यान दी रहती कि हाँ मतलब कंट्री की इकोनॉमी किस तरह से बेकार होते जा रही है, तो ऐसा नहीं होता। जिसकी वजह से क्या होता उस टाइम के जो मतलब प्रेसिडेंट थे लोग तो उनके ऊपर मतलब अंडे टमाटर सब फेंक देते तुम्हारी वजह से सारी चीज़ें हुई है। और बेसिकली उनके वजह से हुई भी थी क्योंकि उन्होंने सारी चीज़ें बस देख रहे थे कि मतलब इकोनॉमी ख़राब होती जा रही है, वो देख रहे थे, खाली बैठ कर देख रहे कि हाँ भाई इकोनॉमी ख़राब चल रही है। लेकिन उनका भी यही मानना था कि हमारी मतलब इकोनॉमी जो है वो खुद ही ठीक हो जाएगी, हमको क्या करने की ज़रूरत है, गवर्नमेंट को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही ठीक ठाक हो जाएगी अपने आप ही। आज नीचे गई तो कल ऊपर आ ही जाएगी। तो ये सारी चीज़ों की वजह से मतलब बेसिकली लोगों ने ये सोचा कि मतलब कि ये जो प्रेसिडेंट है इसके वजह से सारी चीज़ें हुई है। तो फिर बाद में क्या होता है कि जब नेक्स्ट इलेक्शन हुआ 1933 में, तो उस टाइम पे इनको निकाल भी दिया गया था, मतलब दूसरी फिर पार्टी आकर वो सत्ता पे आ गई थी, ठीक है। तो इस तरह से ग्रेट डिप्रेशन हुआ था। तो देखोगे तो ओवरऑल तो इसकी जो मेन कॉज थी वो क्लासिकल मैक्रो इकोनॉमी की वजह से ही हुआ था, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा गया है, इनका ये मानना है इस थ्योरी में कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए, यानी गवर्नमेंट हमको परमिशन ना दे कि हम कौन सा शेयर खरीदें, कब बेचे कब ना बेचे। अगर मान लो उस टाइम पे ये रोक टोक होती तो जिसके पास ज़्यादा शेयर रहते, मान लो कोई अमीर आदमी है जिसने 1 करोड़ का शेयर खरीदा है, ठीक है। अब 1 करोड़ का शेयर मान लो वो 20% अकेला ही हिस्सेदार है, तो अगर वो धड़ाम से निकाल देगा तो अचानक से कंपनी की वैल्यू नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो शेयर मार्केट अचानक से नीचे आने की वजह से लोग जो होंगे वो डर के मारे अपना भी शेयर बेच देंगे और कंपनी बंद हो सकती है। लोग मतलब काफ़ी लोगों ने तो सुसाइड तक कर लिया था। तो देखोगे तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन ना होने की वजह से ये सारी चीज़ें हुई थी। तो इसलिए यहाँ पर क्लासिकल माइक्रो इकोनॉमी जो है ये द ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पे देखा गया कि मतलब ये जो है ये काफ़ी ज़्यादा फेल हो गई, क्योंकि गवर्नमेंट इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा ही कम थी, मतलब हो ही नहीं रही थी, गवर्नमेंट ध्यान ही नहीं दे रहा था ये सारी चीज़ों के ऊपर कि कम मतलब हमारी कंट्री की इकोनॉमी किस तरह से चल रही है, वो सारी चीज़ों पर ध्यान ही नहीं दे रहा था, ठीक है। तो मतलब ये है क्लासिकल मैक्रो इकोनॉमिक, में भी आपको समझ आ गया होगा क्लासिकल मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है।
नाउ देखो, अब जो सेकेंड स्कूल ऑफ थॉट आता है वो होता है केनीशियन थ्योरी। अब देखो इसका मतलब क्या होता है। तो देखो, जब ग्रेट डिप्रेशन का टाइम चल रहा था अमेरिका के अंदर, तो उस टाइम पे देखो, अब क्योंकि आपको भी पता चल चुका है कि क्लासिकल मैक्रो इकोनॉमिक की थ्योरी की वजह से ही ये सारी चीज़ें हो रही थी कि गवर्नमेंट कुछ भी अपना रोल प्ले नहीं कर रहा था, तो इसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो ये जो किन्स थे, बेसिकली ये भी एक इकोनॉमिस्ट है किन्स, तो इन्होंने अपनी थ्योरी निकाली। बेसिकली इन्होंने 1936 में अपनी थ्योरी एक बुक में पब्लिश की, लेकिन बाद में लोगों ने इनकी बुकों के ऊपर ध्यान दिया था जब ज़्यादा ही सिचुएशन ख़राब हो गई थी। बट इनकी जो बेसिकली इनकी जो थ्योरी थी वो क्या कहती थी उसके बारे में समझो। देखो, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की थ्योरी, मतलब क्लासिकल मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी क्या कहती है, वो कहती है कि सप्लाई जो है वो खुद अपनी डिमांड क्रिएट करता है। मतलब सप्लाई करते जाओ, डिमांड बन जाएगी खुद ही। जिसके वजह से ही वो सारा झमेला हुआ था कि लोग जो थे वो लोन पे भी खरीदते जा रहे थे और बाद में बैंकरप्ट हो गया बैंक हमारा। ठीक है। तो अब देखो, ये जो थे इन्होंने क्या कहा कि केन्स कहते हैं कि उनकी थ्योरी के हिसाब से हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सप्लाई अपने आप अपनी डिमांड नहीं क्रिएट करता है। अगर ज़्यादा डिमांड रहती है तो वो उसके हिसाब से हमें सप्लाई करना चाहिए, यानी जितनी डिमांड है उतनी हमें सप्लाई करनी चाहिए। ये नहीं कि सप्लाई करते जाओ, डिमांड है ही नहीं उस चीज़ की। तो इनका ये मतलब थ्योरी थी कि मतलब हमें डिमांड के हिसाब से सप्लाई करना चाहिए, ना कि सप्लाई अपने आप से कर देना चाहिए, उस हिसाब से डिमांड बनेगा। तो ये इनकी थ्योरी थी। और साथ ही में ये भी कहते हैं कि उसके साथ में भी मार्केट में गवर्नमेंट का भी इंटरवेंशन होना चाहिए एक लिमिटेड एरिया में। मतलब ये नहीं कि हर एक चीज़ में रहना चाहिए, बट कुछ कुछ एरिया में रहना चाहिए। अब जैसे मान लो कोई आदमी है जो 10 रुपये का स्टॉक खरीदा है शेयर मार्केट में, तो वहाँ पर गवर्नमेंट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, जब चाहे तब बेच सकते हो। लेकिन किसी ने अगर मान लो 1 करोड़ का खरीदा है तो उसे परमिशन लेनी होगी कि मैं बेचूँ या नहीं बेचूँ। उसे मतलब बेसिकली लेटर भेजना पड़ जाएगा। ठीक है। तो इस तरह के मतलब इन्होंने थ्योरी बनाई थी, क्योंकि पहले ये देख चुके थे क्लासिकल, मतलब ये जो क्लासिकल मैक्रो इकोनॉमी की जो थ्योरी थी, क्लासिकल जो मॉडल था कि मतलब हमें देश को किस तरह से चलाना चाहिए इसकी इकोनॉमी को, तो वो पहले ही देख चुके थे, फेल हो चुका है। इसके वजह से ये सारा झमेला हुआ है। तो इसलिए इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन ज़रूरी है, ताकि गवर्नमेंट जो है वो ध्यान दे कि इकोनॉमी जो है वो किस तरह से चल रही है। ठीक है। तो मतलब केन्स की जो थ्योरी थी वो यही कहती थी कि मतलब जितनी भी गवर्नमेंट है उन्हें अपने जो इकोनॉमी है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि इकोनॉमी किस तरह से चल रही है। अगर ख़राब चल रही है तो उसे सही भी करने का उनका ही काम रहेगा। ठीक है। और फिर बाद में क्या हुआ कि किन्स जो थे उन्होंने काफ़ी सारे फार्मूला भी, मतलब बेसिकली थ्योरीज बनाई थी। अब देखो, तीसरा जो स्कूल ऑफ थॉट है वो है पोस्ट केनीशियन डेवलपमेंट। अब देखो इसका मतलब क्या है कि देखो, जो किन्स की जो थ्योरी थी उसमें काफ़ी सारे लिमिटेशन थे। कि मतलब क्या है कि देखो, किन्स ने जो थ्योरी बनाई थी कि मतलब गवर्नमेंट इंटरवेंशन होना चाहिए, कि गवर्नमेंट अपना रोल प्ले करे, तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट टर्म कर लिए था कि मतलब अभी के लिए तो ठीक है जब तक डिप्रेशन है, लेकिन बाद में अगर लंबे समय तक देखोगे तो वो उतना अच्छा काम नहीं करेगा। कि अगर मान लो कोई बैंक है उसने लोन ले लिया, मतलब लोन दिया है और वो पैसे रिकवर नहीं कर पा रहा है और लोग डिपॉजिट मतलब फंस गए, तो उस टाइम पे बताओ कि हर बार अगर गवर्नमेंट जो है उन्हीं के पैसे पे करते रहेगा तो इकोनॉमी को कहाँ से डेवलप करेगा। तो इसलिए ये जो किन्स की मतलब थ्योरी थी वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड थी, जिसके वजह से जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने देखा कि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा लिमिटेशन है। तो उन्होंने क्या किया, जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे उनकी जो थ्योरी थी, मतलब क्लासिकल मैक्रो इकोनॉमिक, और किन्स की जो थ्योरी थी, उन दोनों को प्लस करके, मतलब बेसिकली उन दोनों में जो जो ठीक ठाक चीज़ें थी और जो जो लिमिटेशन थी, उन सारी चीज़ों को देखने के बाद एक नई थ्योरी बनाई जिसे कहते हैं पोस्ट केनीशियन डेवलपमेंट थ्योरी। ठीक है। अब इस हिसाब से मतलब बेसिकली देखोगे तो ये जो थ्योरी थी ये उन लोगों ने बनाई थी जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स को ज़्यादा मानते थे। ठीक है। जैसे कि मतलब पॉल सैमुअल्सन, जेम्स टोबेन, ये सारे जो इकोनॉमिस्ट है जिनको हम नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट भी बोलते हैं। तो ये जो इकोनॉमिस्ट है इन्होंने इन दोनों थ्योरी को मिलाकर अपनी थ्योरी बनाई, जिसके हिसाब से गवर्नमेंट को चलना चाहिए ताकि अच्छी तरीके से गवर्नमेंट चल सके। ठीक है। तो ये पोस्ट केनीशियन डेवलपमेंट थ्योरी है, जिसको केनीशियन थ्योरी और हमारा जो क्लासिकल मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी, इन दोनों को मिलाने के बाद बनाई गई थी। ठीक है। फिर भी अगर आपको किसी भी तरह डाउट रहता है या फिर कोई चीज़ नहीं समझी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर जो भी आपका डाउट रहेगा वो पूछ सकते हो, जो भी अगर आपको चीज़ नहीं समझी है। एंड देखो, इसका जो नेक्स्ट लेक्चर है वो जल्दी चैनल पे आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, ताकि जैसे कि नेक्स्ट वीडियो जो है वो अपलोड हो जाएगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और इन वीडियोस को भी आप देख सकोगे। एंड अगर वीडियो को लेट देख रहे हो तब क्या टेंशन, यहाँ पर बिजनेस इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट आ गई होगी, यहाँ से जाकर आप चेकआउट कर सकते हो।